लास्ट क्लास में आपने देखा था कि अस्थमा का क्लासिफिकेशन क्या होता है और एंटी अस्थमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन के साथ साथ अस्थमा क्या होते हैं। आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी क्लासिफिकेशन में आपने दवाइयाँ देखी थी, मेडिसिन देखी थी, ड्रग्स देखी थी, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। एग्जाम में अलग से पूछता है, वैसे मेथिलजेंथिन डिटेल में पूछता है, बाकी सब बहुत लिमिटेड पूछता है। तो आपके बारे में कैसे लिखना है, क्या फार्माकोलॉजी लिखना है, और इसको मैं स्लाइड से डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कुछ बच्चों का शिकायत होता है कि सर स्लाइड से आप जो पढ़ाते हैं वो कम समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। जो वर्ड्स मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आप अगर चाहे तो उसको वीडियो रोक के यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं। बाकी ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में स्लाइड्स आपके सामने हैं जो कि मैंने इंटरनेट से निकाले हैं। ठीक है, तो ब्रांकोडायलेटर्स मतलब कौन से जो अस्थमा के लिए यूज़ होने वाले कई दवाइयाँ हैं, उसमें से एक ब्रांकोडायलेटर होता है। मैंने बताया था उसमें कौन कौन से बीटा 2 एगोनिस्ट है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो है वो बाइंड करेगा बीटा 2 रिसेप्टर से आपके स्मूथ मसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में बाइंड करके ब्रोंकाई को डायलेट करेगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बाइंड करके एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने से ब्लॉक करेंगे, जिससे कि जो ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो रुकेगा और ब्रांको डायलेशन होगा। ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे जो भी ड्रग है, ठीक है, बाकी ये है। चलिए आगे देख लेते हो। बाकी मेथिलजेंथिन डेरिवेटिव है जो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, जो फास्फोडाइएस्टरेज का एंजाइम का इनहिबिशन करता है मेथिलजेंथिन। देखिए फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम जो है वो कॉज करता है ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आगे देख लेते हैं। पहली बात डिस्कस करेंगे हम सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की, या जिसको हम बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग भी कह सकते हैं, या हम इनको एड्रेनर्जिक ड्रग भी कह सकते हैं। तो जो ये बेसिकली होते हैं, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। तो इस पर क्या लिखेंगे, बेसिकली दे आर द बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग विच हेल्प्स इन द ब्रांकोडाइलेशन एंड दे आर यूज्ड इन द अस्थमा ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि क्या करता है, पहले कुछ एक पॉइंट अगर आप और चाहते हैं लिखना अपने नोट्स में, तो इसे लिख सकते हैं कि बिकॉज बीटा 2 रिसेप्टर व्हेन बाइंड विद द ब्रोंकियल स्मूथ मसल, these drug when bind with to the beta 2 receptor of bronchial smooth muscle, then they causes vasodilation, ठीक है, एंड रिलीफ इन द अस्थमा, क्योंकि जैसे वेसल डायलेट हो जाएगी ब्रोंको आएगी, ऑटोमेटिक सांस लेने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अच्छा आगे देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये जब ये बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वहाँ पे CAMP का कंसंट्रेशन स्मूथ मसल में बढ़ा देता है। आपको पता है CAMP का मतलब होता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और जब वहाँ पे बढ़ता है जिसके कारण क्या होता है, ब्रांको डायलेशन होता है। और क्या करता है, इसके साथ साथ ये बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम आयन और पोटेशियम चैनल को क्या करते हैं, ये वहाँ पे स्मूथ मसल में ओपन करता है, जिससे कि हाइपर पोलराइजेशन और रिलैक्सेशन के कारण ब्रोंकाई के मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ना होकर रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर इसको अपनी लैंग्वेज आप लिखना चाहते हैं, लिखेंगे कि बीटा 2 रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल आफ्टर बाइंडिंग द ड्रग एट दैट रिसेप्टर द कंसंट्रेशन ऑफ CAMP इज इंक्रीजिंग एंड विच कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, सो द ब्रोंकाई स्मूथ मसल बिकम्स डायलेट। बस इतना ही लिख दीजिए अपनी भाषा में। ठीक है, द सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट जो होता है, जब बीटा रिलैक्स करते हैं तो उस समय कार्डियक फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कार्डियक फंक्शन में असर तब पड़ता है जब वो ब्लड वेसल्स को डायलेट या रिलैक्स करते हैं। ब्रोंकाई के रिलैक्स डायलेट होने से कार्डियक पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस डू नॉट इम्पार्ट, ये डू नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन द हार्ट। ठीक है, बस इतना ही लिख के हम आराम से छोड़ सकते हैं। कुछ दवाओं का नाम आपको पता ही है, जैसे एल्बिट्रॉल है, लिवेबिट्रॉल है, मेटोप्रोप्रेनोलॉल है, टर्ब्यूटालिन है और प्यूरिटोलॉल है। ये सब ड्रग का नाम आपने ऑलरेडी लिखा ही था। अब सभी ड्रग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पहला ड्रग है हमारा सॉल्ब्यूटामॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। सॉल्ब्यूटामॉल 2 mg 4 mg के टैबलेट्स आती हैं, इसके इनहेलर्स आते हैं, एरोसॉल्स आते हैं। तो सबसे अच्छा, क्योंकि जो सॉल्ब्यूटामॉल है इट इज़ द सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, जिसका लेस कार्डियक साइड इफेक्ट, क्योंकि बाकी जो ड्रग है बीटा 2 रिसेप्टर पे एगोनिस्ट है। बीटा 2 रिसेप्टर हमें पता है कि हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, हमारे ब्लड सेल पाए जाते हैं, तो वो वहाँ भी बाइंड करके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देंगे। लेकिन सॉल्ब्यूटामॉल जो ड्रग है वो सबसे लीस्ट इफेक्टिव, इसलिए इसके कफ सिरप भी बनाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि सॉल्ब्यूटामॉल इज अ वेरी बेस्ट sympathomimetic drug for the asthma treatment because it has less side effect on cardiac। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा क्या है कि जब हम सॉल्ब्यूटामॉल को इनहेलेशन करते हैं, इनहेलर के थ्रू लेते हैं, तो ये 5 मिनट के अंदर ब्रोंको डायलेशन करता है और ये 2 से 4 घंटे तक इसका असर बना रहता है। ये सबसे बड़ी खूबी, इसलिए इसको इनहेलर के फॉर्म में जल्दी लेते हैं। टैबलेट और सिरप के फॉर्म में लेने पर थोड़ी देर में असर करेगा, लेकिन इनहेलर के फॉर्म लेने पर ये तुरंत असर करता है 5 मिनट के अंदर। दूसरा पॉइंट अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि सॉल्ब्यूटामॉल इज ऑलवेज गिवन एज ए फॉर्म ऑफ इनहेलर बिकॉज आफ्टर इनहेलेशन इट गिव्स देयर इफेक्ट विद इन 5 मिनट्स एंड द लॉन्ग लास्टिंग एक्शन इज अप टू 2 to 4 आवर, 2 से 4 घंटे तक इसका असर बना रहता है। इसके साथ इसको एक्यूट अस्थमेटिक अटैक में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट मतलब कि जब किसी को आपने देखा होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उछलने कूदने लगता है, तो उसे एक्यूट अस्थमेटिक अटैक करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है, पाल्पिटेशन, थोड़ी सी हार्ट बीट जो
जो हमारी है वो बढ़ सकती है, रेस्टलेसनेस, थोड़ी सी थकान होगी, नर्वसनेस, थोड़ा सा आप नर्वस फील करेंगे, थ्रोट इरिटेशन और एडिमा हो सकता है आपके एड़ियों के आसपास, तो थोड़ी सी सूजन आ सकती है। ये लॉन्ग पर टर्म पे यूज़ करने पर होता है। इसका कुछ से साइड इफेक्ट है, आप साइड इफेक्ट बना के से लिख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबोलाइज इसमें से गट लीवर में होता है और बायोबिलिटी करीब इसकी 50% होती है, 50% इसकी बायोबिलिटी होती है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीपैट के हिसाब से। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बताया 4 से 6 घंटे होता है। डोज बताया 2 से 4 mg आते हैं। ओरली 0.25 0.5 mg आते हैं। इसके जो इंजेक्शन आते हैं वो 100 to 200 माइक्रोग्राम इनहेलर आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अगले ड्रग की, टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन भी बहुत ज़्यादा आपने कफ सिरप में देखा होगा, सॉल्ब्यूटामॉल की तरह ही, तो बिल्कुल ये सॉल्ब्यूटामॉल की तरह होता है और ये रेगुलर ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी के लिए बेसिकली खांसी के इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जब लोगों का कफ जाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, तो उस केस में टर्ब्यूटालिन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ बस एक लाइन इसका लिखना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। बॉम्ब्यूट्रॉल की बात करें तो बॉम्ब्यूट्रॉल जो है वो एक तरह का टर्ब्यूटालिन का ही ईस्टर फॉर्म है, यानी कि हमारा देखा सकते हैं कि हमने टर्ब्यूटालिन को प्रोडक्ट में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसी का डेरिवेटिव है बॉम्ब्यूट्रॉल। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द टर्ब्यूटालिन। बिल्कुल 2-3 लाइनें लिखा जैसे लिखना है, बिल्कुल बहुत ईजी लैंग्वेज में है। क्या करता है इसका एक्शन कैसा है, ये प्लाज्मा में जाता है, हाइड्रोलाइज होता है और वहाँ पे होने का स्यूडोकोलेस्टेज एंजाइम को जो होता है वो रिलीज करता है, जो कि 24 घंटे तक एक्टिवेट रहता है। और ये क्या करता है कि ये स्यूडोकोलेस्टेज डोज डिपेंडेंट मैनर पे काम करते हैं, ठीक है। ये क्लिनिकल ब्रोंकियल अस्थमा के केस में यूज़ होते हैं। 10 से 20 मिलीग्राम इसका ओरल डोज होता है। बात करें सॉल्मेट्रॉल की तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। देखिए बॉम्बेट्रॉल थोड़ा सा शॉर्ट एक्टिंग होता है, सॉल्मेट्रॉल लॉन्ग एक्टिंग होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट है। इसका एक्शन थोड़ा सा स्लो होता है और इसको बेसिकली हम लोग थेरेपी जो है वो दिन में 2 बार दिया जाता है अस्थमा के केस में, लेकिन ये एक्यूट अस्थमा के केस में इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि इसका एक्शन स्लो है और किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक है तो उसको आप ये दवा देकर उसको सही होने का वेट नहीं कर सकते, उसके लिए सॉल्ब्यूटामॉल ही सही है, ठीक है। और बाकी बात करें कंकरेंट यूज ऑफ इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सॉल्ब्यूटामॉल इज एडवाइज्ड फॉर द पेशेंट विथ परसिस्टेंट एडिमा, जिसको लगातार ये अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम लोग सॉल्मेट्रॉल के साथ साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिला करके उसका इनहेलर या उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म बना के हम देते हैं पेशेंट को। उसका कॉम्बिनेशन देना, आपने देखा होगा कुछ इनहेलर आते हैं सॉल्मेट्रॉल और आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉम्बिनेशन में बहुत सारे इनहेलर मार्केट में आते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके फॉर्मेट्रॉल को, तो ये भी इनहेलर फॉर्म में मिलता है। ये सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है जिसका असर 12 घंटे तक करीब रहता है इनहेल करने के बाद, और सॉल्मेट्रॉल से थोड़ा सा ज़्यादा तेज काम करता है, 10 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा इनहेलर बनाया जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी का, दिस इज द मेथिलजैंथिन डेरिवेटिव। जैसा कि आपने पढ़ा पहला सिम्पैथोमिमेटिक, उसी कैटेगरी में दूसरी बात करती है मेथिलजैंथिन का बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको जरूर इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो थियोफाइलिन और जो इसके डेरिवेटिव, थियोफाइलिन आप जानते हैं जैसे कि चाय और कॉफी की पत्तियों से मिलने जो कैफीन मिलता है, उसी तरह से कंपाउंड थियोफाइलिन मिलता है जो कि रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जो सांस लेने में COPD की दिक्कत जिसको हो, अस्थमा की जिसको दिक्कत है उसको दूर करता है। तो हम लिख सकते हैं कि थियोफाइलिन एंड कैफीन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर वेरी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड COPD, ठीक है। इसमें कैफीन है, थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है, ये सब नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो कि जैंथिन एल्कोलाइड से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जैंथिन एल्कोलाइड इज अ नेचुरल कंपाउंड एंड नेचुरली कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट एल्कोलाइड, ठीक है। अब इसके बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कैसे ये हमारे बॉडी में जा करके अस्थमा और COPD की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन पहले समझ लेते हैं कि मेथिलजैंथिन इनहिबिट साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। ये आपको समझना है कि PDES फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम यानी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है जो CAMP है वो CGMP और 5AMP में कन्वर्ट नहीं हो पाता। देखिए आपको समझना है कि जब भी ब्रोंकाई स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक मैकेनिज्म समझिए, जैसे ही आपका जो ड्रग है एलर्जन जाके बाइंड करेगा, वहाँ पे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होना होगा वहाँ पे CAMP जो होता है वो CGMP बदल जाता है, CGMP बदल जाता है CAMP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेज PDES, और जैसे ही यहाँ पे ये बदलता है वहाँ पे CAMP और CGMP का इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है, और इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होने के कारण, ठीक है, वहाँ पे जब होता है मतलब एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे ब्रांकोडाइलेशन होगा, कार्डियक स्टिमुलेशन होगा, वैसोडाइलेशन होगा, जिससे CMP का लेवल जो है बहुत तेज़ी से कंसंट्रेटेड सेल में बढ़ने लगता है, ठीक है। तो सिर्फ आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांको मसल के डायलेशन के लिए, ध्यान समझिएगा, मैं समझाना, ब्रांको मसल के डायलेशन के लिए CAMP का होना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन CAMP जो है वो रह नहीं पाता क्योंकि वो एंजाइम है PDES फॉस्फोडाइस्ट्रेज, इसके उपस्थिति में बदल जाता है
है CGMP में, और हमको काम है CAMP का, बदल गया CGMP का। आप इस तरह समझिए कि घर में हमारे भाई दूध है और दूध से बनती है दही। अब चाय बनाने के लिए दही इस्तेमाल करेंगे, दूध इस्तेमाल करेंगे, भाई दूध इस्तेमाल करेंगे, लेकिन घर में जितना दूध रहता है एक आंटी जी आती हैं पूरा दही बना देती हैं। तो अब आपको चाय बनाना तो आप कैसे बनाएंगे? उसी तरह से हमको काम CAMP का है, लेकिन बन गया पूरा CGMP। तो जब ये एंजाइम पे फास्फोडाइस्टरेज जो मेथिलजैंथीन होते हैं, ये फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, और जब फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं तो CAMP CGMP में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और जब CGMP में कन्वर्ट नहीं होगा तो CAMP का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी दूध से दही नहीं बनेगा, दूध बचा रहेगा, दूध से आप चाय बना सकते हैं। अब वो जो CAMP है, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वो ब्रांकोडाइलेशन करता है, कार्डियक स्टिमुलेशन करता है, इस तरह से ये काम करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है। तो इस पर आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज लिखना है कि बेसिकली मेथिलजैंथीन डेरिवेटिव्स आर द फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर। आप व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट से, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम CAMP इज कन्वर्ट इनटू द CGMP and 5-AMP, but when methylxanthine derivative inhibit this enzyme, then the concentration of CAMP is increased, and when the CAMP concentration is increased, they causes the bronchodilation। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। थियोफालिन की बात करें तो थियोफालिन एक कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है एडिनोसिन रिसेप्टर के लिए। थियोफालिन का एक्शन थोड़ा सा अलग है, क्या होता है कि ये आपके एडिनोसिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है, क्योंकि एडिनोसिन रिसेप्टर से जब भी कोई ड्रग बाइंड करती है तो ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और जब यहाँ पे जाके हमारा थियोफाइलिन बाइंड कर जाएगा एडिनोसिन रिसेप्टर से तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, फिर एडेनिन बाइंड नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, एडिनोसिन रिसेप्टर से हमारा जो मसल्स है, ब्रोंकाई है, वो डायलेट हो जाएगा। ये दूसरा मैकेनिज्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ईजी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन को आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं कि ब्रोंकियल डायलेशन हो रहा है, यहाँ पे CMP AMP बन रहा है, ATP बन रहा है, तो बीटा एगोनिस्ट जो है उसने क्या किया, इसके एडेनिल साइक्लेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, जिससे CMP कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे एडेनोसिन थियोफाइलिन ने एडेनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया और एस्टिलकोलिन ने मस्करिनिक एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। तीनों ही केस में मेथिलजैंथीन इस तरह से काम करके ब्रोंकोडाइलेशन करता है। ठीक है, अब बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मेथिलजैंथीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेथिलजैंथीन पूछेगा डिटेल में, तो आपको उसका फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक सब लिखना पड़ेगा। तो इसके अलग अलग असर है हमारी बॉडी पार्ट में, मैं एक साथ चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। पहला है एक्शन ऑन CNS, क्या डालेंगे हेडिंग, पहला CNS पे क्या असर होता है। देखिए वहाँ पे CNS पे स्टिमुलेशन करेगा, मोटर एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ेगा इंसान की। जो देखिए आपने पढ़ा होगा, चाय कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा सा माइंड एक्टिव होता है, स्टिमुलेट होता है, नींद भागती है, काम तेजी से करते हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि थियोफाइलिन, मेथिलजैंथीन ये सब चाय कॉफ़ी से ही मिलने वाली चीज़ें हैं। इसलिए अगर आप इसको जैसे ही आप ये ड्रग लेंगे तो CNS स्टिमुलेट करेगा, मोटर एक्टिविटी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस और CNS एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें बस एकदम बिल्कुल ऐसे लिखेगा कि इस डाली का हेडिंग एक्शन ऑन CNS, व्हेन थियोफाइलिन एंड जैंथीफाइलिन इज बाइंड विद द CNS, दे आर एक्ट एज CNS स्टिमुलेंट, दे कॉजेज इंक्रीज द मोटर एक्टिविटी एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। दूसरा है हार्ट पे क्या काम करेगा, CVS। ठीक है, तो CVS पे क्या काम करेगा, ये हार्ट को भी स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये हमारे चाय कॉफ़ी आप पीते पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है, बिल्कुल उसी से कंपेयर कीजिएगा, ये CVS को भी स्टिमुलेट करेगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है पॉजिटिव एनोट्रोपिक होगा मूवमेंट, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का बढ़ेगा। कार्डियक एरिथमिया को डोज, अगर ज़्यादा डोज भी देंगे तो कार्डियक एरिथमिया को भी ठीक करता है, इसके साथ साथ BP को है स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि व्हेन द ड्रग मेथिलजैंथीन इज गिवन, इट कॉजेज द स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दे आर ट्रीट इन लार्ज डोज, दे कैन ट्रीट द एरिथमिया आल्सो। ठीक है, बस इतना लिखिएगा। तीसरा है, बात करेंगे स्मूथ मसल में, तो स्मूथ मसल में ये सिक्रीशन ऑफ एसिड और पेप्सिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, यानी हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है, पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है, वो सबको इंक्रीज करेगा। बस एक लाइन लिखना है, ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। किडनी में ये डायरेटिक्स की तरह काम करता है। अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत पीने वाले, आप जानते होंगे आपको बहुत बार बार टॉयलेट लगेगी, क्योंकि वो डायरेटिक्स की तरह भी काम करता है मेथिलजैंथीन। तो मेथिलजैंथीन जो है वो डायरेटिक्स की तरह काम करते हैं, यूरिन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और GFR को भी बढ़ाते हैं, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते हैं। एज इट इज़, ये 3 पॉइंट वहाँ पे लिख लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट यानी BMR को ये बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी में तेज़ी से स्टिमुलेट करते हैं। स्मूथ मसल में रिलैक्स होगा, क्योंकि स्मूथ मसल कहाँ है, हमारी ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई रिलैक्स होगी तो अस्थमा में आराम मिलेगा। ठीक है, स्थैल करते हैं। लंग्स में इसकी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी बढ़ाएगी, लंग्स में सांस लेने की जो क्षमता है उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, कि कितना मैक्सिमम एयर हम इनहेल कर सकते हैं, तो उसको बढ़ा सकते हैं। और बेलरी स्पाज्म को रिलीव, जो हमारे बाइल्स में स्पॉम है, यानी कि
वो हम ठीक कर सकते हैं। मास्ट सेल क्या करेगा, रिलीज ऑफ हिस्टामिन को रोके, क्योंकि हिस्टामिन के रिलीज से ही तो अस्थमा हो रहा था, मैंने मैकेनिज्म में समझाया था आपको। तो हिस्टामिन के रिलीज को स्टॉप करेगा। ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है मेथिलजेंथिन का, जरूर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसको कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, अब इसके हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। देखिए, इसको हमेशा ओरली ड्रग देते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन रेक्टल के सेपोजिटरी के फॉर्म में भी हो सकता है आसानी से। डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में होता है, ये हमारे ब्रेन में आसानी से पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है, प्लेसेंटा को भी पार कर सकता है। और मिल्क में ये अगर माँ कोई प्रेग्नेंट है, तो मतलब माँ कोई लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो 50% तक उसमें भी पहुँच सकता है। ठीक है, तो आसानी से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, अगर आप लिखना चाहते हैं नोट्स बना के, कि इट इज़ वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड, सो इट इज़ गिवन ओरली एंड दे आल्सो कैन बी गिवन फ्रॉम द रेक्टल या सपोजिटरी फॉर्म. They can be distributed easily in all area of the body. They can easily pass the blood-brain barrier and reach into the blood-brain. ठीक है, and they can easily cross the placenta and secreted into the mother's milk. मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एंजाइम है CYPPA2, इस एंजाइम के द्वारा डिमेथाइलेशन और ऑक्सीडेशन होता है और इसका लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन है, करीब 10% यूरिन से इसका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, करीब 10% अनचेंज फॉर्म में होता है, बाकी 90% मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, एडल्ट में जिसका जो हाफ लाइफ है करीब 7 से 12 घंटा है, बच्चों में 3 से 5 घंटे हैं। ठीक है, और बहुत छोटे बच्चों में 24 से 36 घंटे इसका हाफ लाइफ होता है। इतनी देर तक बॉडी में असर रहेगा और इसका हायर डोज पे फार्माकोकाइनेटिक जो होती है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। यहाँ पे इतना चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, बात करते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि मेथिलजेंथिन सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा इसलिए इसको डिटेल बता रहा हूँ। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बता दिया, डायनेमिक्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट देख लीजिए। मार्जिन सेफ्टी इसका बहुत कम है, यानी डोज बहुत ज़्यादा कम, बीच में ही लाई करता है, थेरेपेटिक विंडो इसका कम है। सीवियस और सीनस पे स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। डोज पे इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं करता। जीआईटी को डिस्ट्रेस कर सकता है। जो चिल्ड्रन छोटे हैं उनको सीनस टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि आराम से ब्रेन को पार करता है। रैपिड इंजेक्शन देने पर थोड़ा सा पेरिकार्डियल पेन या सिनेप्स या सडन डेथ भी हो सकती है, अगर इंजेक्शन आपको सही से नहीं लगाया गया तो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे क्लास ऑफ ड्रग की। दिस इज द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो बताया था कि इसका काम क्या है। देखिए, आपको पता है कि हमारे ब्रोंकाई स्मूथ मसल में दोस्तों मस्करेनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं, और जब मस्करेनिक रिसेप्टर से हमारा कोलिनर्जिक ड्रग बाइंड करता है तो ये स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। यानी जैसे ही हमारे ब्रोंकाई स्मूथ मसल में जैसे ही कोलिनर्जिक ड्रग मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हमारे बस क्या करेगा, आपके ब्रांको डायलेशन के जो है ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिससे कि नैरो हो जाएगा पाइप और अस्थमा के केस में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो हमें एंटी कोलिनर्जिक देते हैं या एंटी मस्करेनिक ड्रग देते हैं, जो कि पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके इसको रोकता है। तो बिल्कुल यही सारा कुछ काम है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ACH को ब्लॉक करेगा, जिससे कि ब्रांको डायलेशन होगा, लेस इफेक्टिव होता है सिम्पैथोमिमेटिक से। ठीक है, ये COPD केस में इसके इनहेलर आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइप्रोब्रोमाइड, और इस एडवर्स इफेक्ट है ड्राई माउथ, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अगला है ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट। ये अगली क्लास है दोस्तों। इसका एग्जांपल है मोंटेल्यूकास्ट, जप्रेलुकास्ट। मोंटेल्यूकास्ट आपने बहुत सुना होगा, फेमस दवाई है, आप लोग सर्दी खांसी में खाते हैं इसको, जब गले में दिक्कत होती है तो खाते हैं। तो ल्यूकोट्रिन्स क्या है, आपका दोस्तों आपको पता है ल्यूकोट्रिन्स क्या है, एक तरह का आपका इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, जो कि हमारे बॉडी में जाके मास्ट सेल के IG रिसेप्टर से बाइंड करके वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करता है। तो अगर हम ल्यूकोट्रिन केमिकल को एंटागोनाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होगा और ब्रोंकाई स्मूथ मसल का डायलेशन शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, इसमें दोनों का सेम एक्शन है। मोंटेल्यूकास्ट, जप्रेलुकास्ट के दोनों ही तरह का सिस ल्यूकोट्रिन्स होते हैं। C4, D4, E4 सेल्स में ये पाए जाते हैं, वहाँ पे जाके ब्लॉक करते हैं। ये हमेशा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अल्टरनेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी होता है मॉडरेट अस्थमा के लिए, माइल्ड अस्थमा के लिए। ठीक है, इसका जो दोनों का साइड इफेक्ट है वो हेडेक और रैसेस है। डोज इसका 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम तक BD या OD दिया जा सकता है। बिल्कुल इतना ही आप लिखिएगा। ठीक है, ये ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट का पूरा मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है कि देखिए, जैसे ही आपके हमारे मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स में फास्फोलिपिडेज एंजाइम काम करेगा तो वहाँ पे एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जो पहला हमारा है कि हम ये पहले तरीके से क्या कर सकते हैं, फास्फोलिपिडेज एंजाइम को ब्लॉक करके काम कर सकते हैं। दूसरा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को लॉक कर सकते हैं। तीसरा हमारा ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। तीनों तरह से हम क्या करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को स्टॉप करेंगे। बात करेंगे कार्टिकोस्टेरॉइड की। कार्टिकोस्टेरॉइड देखिए, आपको पता है स्टेरॉइड्स ड्रग हर चीज़ में दिए जाते हैं। अगर किसी को लॉन्ग टर्म दिक्कत है, अस्थमा की बहुत लंबे दिनों से प्रॉब्लम है, तो उस केस के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग में जो होते हैं ये ब्रोंकोडायलेटर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ये ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, म्यूकोसा एडेमा को कॉज करते हैं, यानी इन्फ्लामेटरी तरह काम करते हैं। यानी एक तरह का सेकेंडरी तरीका है आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल को थोड़ी सी मजबूती देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर किसी को लगातार
लगातार लंबे समय तक आप एंटी एस्थमेटिक ड्रग दे रहे हैं तो उसके ब्रोंकाई स्मूथ मसल में वीकनेस आ सकती है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक स्टेरॉइड थेरेपी होती है, यानी ब्लड में दिया जाता है, और इसके साथ साथ अलग है कार्टिकोस्टेरॉइड इन्हेलर के फॉर्म में बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, इसका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको हमेशा इन्हेलर के फॉर्म में देना ज़्यादा बेटर है। ये COPD और अस्थमा दोनों को ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब अगला ड्रग है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी कि जो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेगा ताकि मास्ट सेल में ग्रेनुलेशन ना हो, और मास्ट सेल जब ग्रेनुलेशन नहीं होगा तो ये हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि इसमें क्या लिखना है कि ये मास्ट सेल, ठीक है, इसमें आप सिंपल से लिख सकते हैं कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर आर दोज ड्रग विच स्टेबलाइज द मास्ट सेल टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स विच कॉजेज द अस्थमा या विच कॉजेज द इन्फ्लामेशन। ये आप पहली बात लिख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए हम लोग सिमिलर इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ये हिस्टामिन एंटागोनिस्ट नहीं होते हैं, ब्रांकोडायलेटर नहीं होते, लेकिन अस्थमेटिक अटैक में इसका इनफेक्टिव असर होता है। ठीक है, पार्माकाइनेटिक देख लीजिएगा कैसे लिखना है, 2 लाइन बिल्कुल यहीं से। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे, अस्थमा केस में है, COPD केस में है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के रूप में है। एग्जाम दोनों के एडवर्स इफेक्ट दिए गए, क्रोमोगाइक्लोडेट और कीटोटिफेन के एडवर्स इफेक्ट यहाँ से जरूर लिख लीजिएगा इस तरह से नोट्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे anti-IgE एंटीबॉडी, ये लास्ट है। ये IgE एंटीबॉडी आपको पता है कि जब एंटीजन हमारा रिसेप्टर होता है IgE रिसेप्टर, अगर उसमें बाइंड होने के बाद ही सारी कहानी शुरू होती है, जिस मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो अगर इसको रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर दें तो आसानी से सारा काम वहीं पर बंद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ओमैलीजुमाब। तो बिल्कुल यहीं पे सेम चीज़ है, वो लिख लीजिएगा, आपको सब पता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 हमने खत्म कर लिया दोस्तों फार्माकोलॉजी का। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, वो भी एक नया चैप्टर है, कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।